Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. चलो, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, किस तरह से हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट बता तो दिया था। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, किस तरह से क्यों पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनका नेचर क्यों रेडियो एक्टिव होता है। तो सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली किस पे जाके डिपेंड करता है, सब कुछ अल्टीमेटली आपका जाके डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। कोई भी पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी इसीलिए शो करता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वो जो हम कहेंगे कि स्मॉलर पार्टिकल्स में या नहीं स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है या अपने न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिके क्या थे ये हम डिस्कस कर ही चुके थे। हमें इसकी इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जो रेडियो एक्टिविटी है वो सबसे पहले एक्चुअली में रेडिएशन के बारे में रॉन्टजन ने एक्चुअली में ऐसे मान चलो कि 1895 में, ठीक है, सबसे पहले पेपर पब्लिश किया था या सबसे पहले उसको स्टडी किया था। और उसी को ही बैक्यूरेल एक्चुअली में क्या कर रहे थे, उसी को बैक्यूरेल जो है वो चेक कर रहे थे या उसी पे एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है उसको बैक्यूरेल ने दिया था, रॉन्टजन ने रेडिएशन वगैरह के बारे में एक हम कहेंगे 1895 में कुछ फिनोमिना जो है एक्सप्लेन किए थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम पे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो है वो बैक्यूरेल बनाई गई है। क्या होती है बैक्यूरेल वगैरह वो सब अभी आगे पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो किस पे की थी, फोटोग्राफिक प्लेट में। यूरेनियम सॉल्ट्स while conducting experiment on uranium salts, he found that uranium salts had a capability to blacken the photographic plate kept in the dark place wrapped through a paper. Radioactive rays acts differently on different biological cells and tissues. तो हमने ये सब बता ही दिया था आपको कि क्या जो है उनका इफेक्ट आएगा, और अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके सब क्या है। अब आते हैं मेनली किस पे, मेनली हम आते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे कि रेडियो एक्टिव डिके के लॉ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वो किसको फॉलो करेगी, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ डिके है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। पढ़ा है ना सबने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, dA/dt प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो है सब वही, मतलब हमने इसीलिए कहा था केमिकल काइनेटिक्स में इसका ज्यादा डिटेल डिस्कशन है। केमिकल काइनेटिक्स में आपकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक कुछ रिएक्शंस वगैरह, उनकी रेट क्या होंगे, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में इसका एक छोटा सा केवल पार्ट है, ठीक है, कि किस तरह से जो रेडियो एक्टिव लॉ है वो क्या होंगे और किस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो dA/dt क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ए हो जाए, जैसे जो रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो लॉ है वो प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन अगर हम लिखें A+B=C+D, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हो गया, जैसे इसमें आपको ध्यान हो, किसी को है याद, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, T ऑफ C/dt, फॉर्मेशन ऑफ C या फॉर्मेशन ऑफ D, या माइनस में क्या कर देंगे dA/dt, या माइनस में dB/dt। इसी तरह से लिखते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन। यस सर। फॉर्मेशन, डी का फॉर्मेशन, ए का कंजम्पशन या बी का कंजम्पशन, ये सीधे किसके प्रोपोर्शनल आता है। नॉर्मली तो लिखा जाता है इसको A इंटू बी, या A की पावर कुछ करके हम मान लेंगे x और B की पावर y करके, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो क्या होगा, या तो आप x को क्या कर लें 1 मान लें, y को 0 मान लें, या आप x को 0 मान लें, y को 1 मान लें। मतलब कुल मिला के जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, x प्लस y की वैल्यू जो है वो 1 हो जानी चाहिए, यही तो कहते हैं। यस सर। ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका माइनस ऑफ dA/dt प्रोपोर्शनल टू A, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रूल हो गया, ठीक है। कि जो पावर होनी चाहिए जो रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। नॉर्मली शायद दोनों का सम ही लिया जाता है, जितना हमें याद है, ठीक है।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 अगर हो जाता है तो इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इनके कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही आसान होगी। सबसे सिंपल रिएक्शन आपकी जीरोथ ऑर्डर होती है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे जैसे ए कम होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो डी ए बाई डी टी भी घटेगा, और जब डी ए बाई डी टी घटेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस और डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अच्छा जहाँ जब हम डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक कांस्टेंट डाल देते हैं। ठीक, डी ए बाई डी टी इक्वल टू के को क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। ठीक, इसकी यूनिट वगैरह होती है कुछ। ठीक है, यूनिट वगैरह हम निकाल लेंगे। ठीक, अब इसमें जो ए होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट में आप लिखते हो, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब इसको कैसे हम रेडियो एक्टिविटी में यूज करेंगे, तो रेडियो एक्टिविटी में जो लॉ यूज किया जाता है उसमें आता है डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, एन क्या हो जाएंगे, एन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में या अभी में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिव एटम्स कह सकते हो आप, जो भी रेडियो एक्टिव आपका सैंपल था उसके एटम्स कह सकते हो, रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, कितने एटम्स आपके प्रेजेंट हैं। ठीक, इसे आप कह सकते हो क्या, एन माइनस डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिके, एटम्स डिके बोल दो चाहे। ठीक, कितने एटम हट रहे हैं। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी जो है माइनस डी एन बाई डी टी, इसे रेट ऑफ डिके कहा जाता है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, रेडियो एक्टिव सैंपल, जो सैंपल आपको दिया हुआ है उस सैंपल में एट प्रेजेंट कितने रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो आपका रेट ऑफ जो सैंपल है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, डी एन बाई डी टी के हम क्या, रेट ऑफ डिके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितने ज्यादा आइटम्स प्रेजेंट होंगे उतना डिके रेट भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर भी जब आप क्या करोगे, जब आप कहोगे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें एक रेट कांस्टेंट डालना होगा जिसे लैम्डा कहा जाता है। ठीक है, तो लैम्डा को हम कह देते हैं रेट कांस्टेंट, या बेटर वे में यहाँ बोलोगे डिके कांस्टेंट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इस रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती तो हम सेकंड या थर्ड या जीरोथ ऑर्डर में से कोई यूज करते हैं। ठीक, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है तो हमें यही यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फिर से एक बार लिखे दे रहे हैं, माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन, तो यहाँ से क्या जाएगा, डी एन बाई डी टी माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है, एन क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट। तो अब क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे डी एन अपॉन एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। इसे क्या करते हैं हम, इसे करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, हम कहेंगे कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उससे हम मान ले रहे हैं एन नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। ठीक है, कितने माने हमने, एन नॉट, और ये क्या हो गया, एन। इसे क्या इंटीग्रेट करेंगे तो डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन एल एन एन, और कहां से कहां, एन नॉट टू एन, डी टी का इंटीग्रेशन टी, कहां से कहां, 0 टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा एल एन एन
माइनस एल एन एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इसे क्या कर दोगे आप, हो जाएगा एल एन एन बाय एन नॉट। ठीक है, तो एन बाय एन नॉट की वैल्यू क्या जाएगी, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। एन क्या आ गया आपका, ठीक है, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लैम्डा आपको ध्यान रखना है, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा डीके कांस्टेंट। आप यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट क्या होगी लैम्डा की, तो जैसे वहां पर यूनिट आती थी डीके कांस्टेंट की, ठीक है, रेट जो आपका के जो आता था, सेम यूनिट यहाँ पर भी होगी। तो जैसे हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन। ठीक है, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स, तो एन एन तो कट ही जाएगा, टी 1/dt या 1/t के प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज मत लिख देना इसको, ठीक है, नहीं तुम कहोगे इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज हो जाएगी, 1/सेकेंड इक्वल टू हर्ट्ज होता है। वहाँ चूंकि रिपीटिशन होता है, यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है, हर एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन होंगे, यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है, तो हर्ट्ज नहीं होगा। लैम्डा को हर्ट्ज यूनिट मान लो। ठीक है, उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। आगे बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया। तो आपको ये रिएक्शन या फॉर्मूला याद रखना है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, एन नॉट क्या हो गया, एन नॉट हो गए इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स। लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया आपका डीके कांस्टेंट। ठीक, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे आप ग्राफ बनाओगे, तो ऑब्वियसली बात एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एन वर्सेस टी का जो ग्राफ बन जाएगा हो जाएगा क्या, ठीक, एन एन वर्सेस टी का ग्राफ आ जाएगा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, इसका एन वर्सेस टी का। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैम्डा क्या है, लैम्डा की प्रॉपर्टीज वगैरह भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम कहेंगे कि डेरिवेशन क्या किस तरह से होगा। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिनोमेना है, व्हेन अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स बाय एमिटिंग पार्टिकल्स अल्फा एंड बीटा बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटॉमिक शेल, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी के। तो ये तो सारा वही लिखा हुआ है पुराना वाला। ठीक है, let us take a radioactive sample containing N naught at time t is equal to 0 at the beginning. That means at the beginning we wish to calculate the number of atoms of the nuclei left after time t. तो ये थोड़ा ये ध्यान रखना है, n क्या है, n नॉट जो है, n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आफ्टर टाइम t, नंबर ऑफ एटम रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है एट टाइम t। तो यहाँ पर अगर जैसे देखो ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आपने जो लिखा था ना डी एन बाई डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी एन बाय एन अपॉन डी टी। ठीक, तो एक तरह से अगर आप इसको अगर हम लिखना चाहें या इसको अगर हम बोलना चाहें कि ये एक्चुअली में है क्या, तो हमने कहा कि सपोज करो लेटस या लेट एट t इज इक्वल टू 0 कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ एटम्स जो थे रेडियो एक्टिव स्टार्टिंग में वो कितने थे, वो n नॉट थे। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे जो आपके रेडियो एक्टिव एटम्स थे वो n नॉट थे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा एट t इज इक्वल टू t जो नंबर ऑफ एटम्स थे आपके वो क्या थे, वो n थे। ठीक है, और इन dt सेकेंड्स कितने एटम्स डीके हो गए, डीके एटम्स, तो वो हो गए आपके डीएन। ठीक है, जो
dt सेकंड्स में जो आपके नंबर ऑफ आइटम डिके हो गए वो हो गए dn। तो रेट ऑफ डिके हो गया ये dn बाई dt, ठीक है, पर सेकेंड क्या कहोगे, इन ईच सेकेंड। और इसी को अगर आप n से डिवाइड कर दोगे ना तो dn बाई dt तो हो गया, तो dn बाई n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल डिके, ठीक है, इन ईच सेकेंड। dn बाय n अपॉन में dt जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल चेंज इन n पर सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन n पर सेकेंड। dn बाई n ही क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज हो गया, ठीक है। तो बस आप इसको ध्यान रखो, ठीक। चलो इसके बाद हम आते हैं, तो dn बाई n बस जो है वो फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा पर सेकेंड, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद तो lambda is not merely a proportionality constant but it gives us the probability of decay per unit interval of time, ठीक है। Hence lambda is called the proportionality constant, decay constant और disintegration constant। तो तीनों नाम आपको इसको ध्यान रखने हैं, ठीक है। probability constant ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात समझो पहले तो आप, dn by dt is equal to क्या आ गया, माइनस लैम्डा n, ठीक। जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिके भी क्या होगा, रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि भैया n जो है वो तो है ही है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम जो आपके प्रेजेंट है वो तो है, लेकिन लैम्डा अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके भी ज्यादा होगा, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मतलब जितना ज्यादा लैम्डा उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या कहेंगे हम, विल बी हायर। तो ये हो जाएगा आपका, लैम्डा को ध्यान रखना है, लैम्डा के तीन नाम हो गए, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब वही हो गया नंबर ऑफ डिके पर सेकंड, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है। अगर ग्राफ आपको n अपॉन n नॉट पूछा जाए तो e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, इसको क्या कर दो आप, लॉग ले लो, ln n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो अगर आपसे ln n बाय n नॉट इक्वल टू t का ग्राफ पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, क्या आ जाएगा ग्राफ, प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा माइनस t के, ठीक है। तो ये जो है कैसे स्ट्रेट कैसी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है। ये जो लाइन आ जाएगी ये नेगेटिव स्लोप के साथ आ जाएगी। अगर आपसे ln n वर्सेस c का ग्राफ पूछा जाए तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब गलती मत कर देना एग्जाम में, ln n वर्सेस c ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो ग्राफ इस तरह से आएगा, तो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, ln n नॉट, ठीक है। तो ये आपका ln n वर्सेस c का ग्राफ हो गया। So from 4 we see that law of radioactive decay is exponential in character. From figure it can be noted that, तो ये तो किसी 3.83 days और 1/4 after वह 7.66 days। तो ये किसी मतलब ये चूंकि किसके किसके बीच का ग्राफ है, n बाय n नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं आप। तो ये ग्राफ हमने किसके किसके बीच बनाया है, n बाय n नॉट वर्सेस टाइम का। तो उसमें n बाय n नॉट वर्सेस टाइम का अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो इसमें लिखा ये है कि आधा क्या रहे, हाफ द अमाउंट किसके टाइम के बाद, 3.83 डेज के बाद। तो इसका जो वैल्यू है ना ये कितने टाइम के बाद आधी रह जाएगी, ये रह जाएगी 3.83 डेज के बाद, ठीक है। चलो इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो आपको ध्यान रखना है, हाफ लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। हाफ लाइफ का मतलब क्या है वो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Lord showed that in fixed time interval, a fixed fraction of the amount of radioactive substance at the beginning of interval decays. The fraction is independent of
amount of radioactive substance, ठीक है, and depends only on the interval of time। तो मतलब भाई n/n0 की जो वैल्यू है ये डिपेंड नहीं करेगी इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे, ठीक है, या अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल पे, और amount of radioactive samples, and the decay constant lambda is characteristic of radioactive substance and depends in number of age of amount the substance present, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाफ लाइफ। तो क्या है आपकी हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मतलब हो गया द टाइम in which the sample becomes half of the initial amount, ठीक है। इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए? आधा हो जाए। जो भी आपका इनिशियली अमाउंट था उसका कितना हो जाए? उसका आधा जब हो जाएगा तो सही हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब वो टाइम हमें निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट टाइम जिसमें क्या हो जाए, जिसमें कितना था पहले, n0 से कितना हो जाए, n0/2 हो जाए, ठीक है। तो ये तो t = 0 पे था, इसे हम कह देंगे t हाफ। t हाफ क्या हो जाएगी? उसकी हाफ लाइफ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? जो फॉर्मूला आपका आया था कौन सा? ln n/n0 is equal to minus lambda t, आया था ना ये फॉर्मूला ये, Yes. ठीक है। अभी हमने लिखा था ln n/n0 is equal to minus lambda t। अब n0 की वैल्यू क्या पुट, n की वैल्यू क्या पुट कर दें? n की वैल्यू पुट कर दें हम n0/2, N/2. तो अब वैल्यू पुट कर दो n0/2 अपॉन n0, n0 कट जाएगा, क्या जाएगा? माइनस लैम्डा t हाफ, इसको t हाफ लिख दो, ठीक है। t जो है वो t हाफ हो गया, तो आपका माइनस लैम्डा t हाफ कितना आ गया? ln 1/2, और ln 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस माइनस हट जाएगा, ln 2 आ जाएगा, तो t हाफ आपका कितना आ गया? t हाफ आ गया आपका ln 2/λ, ठीक है। ln 2 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 0.693 अपॉन लैम्डा, समझ में आ गया? तो आपके हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आ गई? हाफ लाइफ आपका आ गया 0.693 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? हाफ लाइफ का मतलब हो गया एक हाफ लाइफ मतलब एक टी हाफ, या एक हाफ लाइफ मतलब n0 से कितना हो गया? n0/2। दो टी हाफ मतलब दो हाफ लाइफ मतलब पहले n0 से एक हाफ लाइफ होगी, n0/2 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ होगी तो n0/4 हो जाएगा। तीन हाफ लाइफ का मतलब n0/2 पहली हाफ लाइफ में, ठीक है, n0/2 दूसरी हाफ लाइफ में, तीसरी हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? n0/8, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. चार हाफ लाइफ का मतलब तीन हाफ लाइफ में, पहली हाफ लाइफ में आधा हुआ, दूसरी हाफ लाइफ में 1/4 हुआ, तीसरी हाफ लाइफ में 1/8 हुआ, चार हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? n0/16। N/2. तो अगर जनरल बात करो ना, इन जनरल n हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? यहाँ आप उसको क्या लिख सकते हो? n0 लिख सकते हो। जो n0/8 आया था उसे आप क्या लिख सकते थे? n0 तो ये क्या बन जाएगा आपका? n हाफ लाइफ का मतलब n0 n, ठीक है। ये होंगी आपकी कितनी? n नंबर ऑफ हाफ।
चलो इसका डेरिवेशन अगर हम करें कि किस तरह से डेरिवेशन करेंगे n नंबर ऑफ हाफ लाइफ वाला, ठीक है। तो हमने पहले तो फॉर्मूला जो था ना वही लिख लिया, n/n0 कितना माइनस लैम्डा टी। कितना टाइम कितना लेना है हमें, n हाफ लाइफ, ठीक है। n हाफ लाइफ का मतलब n टी हाफ, ठीक है, n नंबर ऑफ हाफ, तो टी हाफ हो जाएगा आपका, या टोटल टाइम हो जाएगा n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो फॉर्मूला आपने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ln n/n0 e टू दी पावर माइनस, सॉरी e टू दी पावर नहीं आएगा, ठीक है, केवल माइनस लैम्डा टी आएगा, ठीक है, e टू दी पावर नहीं आएगा यहाँ पर, केवल माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ आप डाल दोगे, एन टी हाफ, ठीक। और एक टी हाफ की वैल्यू क्या है, एक टी हाफ की वैल्यू है आपकी ln 2/लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, क्या आ गया आपका माइनस ln 2 इज इक्वल टू कितना ln n/n0, ठीक है। यहाँ से ln n/n0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा आपका ln 2 टू दी पावर माइनस, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी n/n0 इक्वल टू कितना 2 टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू n0 2 टू दी पावर माइनस n, या क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, n इज इक्वल टू n0 अपॉन में 2 टू दी पावर n, ठीक। तो ये हो गया, ये अभी हमने फॉर्मूला डिराइव कर ही दिया था आपका, या हमने एक तरह से कहेंगे क्या किया था, हमने जनरल तरीके से कर दिया था, ठीक है, हमने मैथमेटिकली ना डिराइव करके, हमने केवल जो है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ में टोटल जो सब्सटेंस बचेगा, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको निकालना हो, तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर लोगे, आप फॉर्मूला यूज कर लोगे n इज इक्वल टू n0 अपॉन में 2 टू दी पावर। चलो इसके बाद आते हैं हम मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा मीन लाइफ और एवरेज लाइफ का, एवरेज लाइफ का मतलब हो गया, पहले तो आप समझें, तो पहले तो आप सारी चीजों की अगर हम अगर हम जनरल तरीके से देखें, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो एटम्स है वो डिके कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि सपोज करो कोई सैंपल आपको दिया हो जिसकी हाफ लाइफ आपकी है सपोज करो 4 डेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इन 4 दिनों में, इन 4 डेज, जो आपका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने अगर सैंपल लिया सपोज करो 16 ग्राम का, तो वो 4 दिन के बाद 8 ग्राम रह जाएगा, ठीक है, 8 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 दिन के बाद आपका जो भी सैंपल था रेडियो एक्टिव सैंपल, वो 8 ग्राम रह जाएगा। 8 ग्राम मतलब आप पहले तो समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सैंपल आपका 8 ग्राम हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिव उसमें था ना वो 8 ग्राम रह गया है। मतलब जैसे आपसे हम बात करें कार्बन 14 जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, नाइट्रोजन में, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 दिनों के बाद कार्बन 14 का अमाउंट 8 ग्राम हो जाएगा और 8 ग्राम आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब उसमें से आप क्या कहोगे, अमाउंट आपका लगभग लगभग टोटल अभी भी उतना ही रहेगा, टोटल वेट तो उतना ही आएगा सैंपल का, ठीक है, बस फर्क क्या होगा, रेडियो एक्टिव उसमें से 8 ग्राम रह गया है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सैंपल ही 8 ग्राम हो गया, सैंपल अभी भी कितना है 16 ही होगा, ठीक है, 16 होगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अगर बीटा डिके इस तरह से हो गया है तो कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 8 ही ग्राम रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन के बाद टोटल सैंपल 8 ग्राम रह गया, लेकिन अगर आप बात करें डिके की, तो हो सकता है आपका पहला आइटम 1 सेकंड में ही डिके कर गया हो, ठीक है, दूसरा आइटम 2 सेकंड के बाद डिके हुआ हो,
ठीक है, तीसरा एटम 3 सेकंड के बाद डिके हुआ हो, ठीक, चौथा एटम 4 सेकंड के बाद डिके हुआ हो, ठीक है, फोर्थ एटम कितने टाइम के बाद, 4 सेकंड के बाद, ठीक। और कुल मिला के अगर आप बात करो ना तो 4 दिनों के बाद आपके आधे एटम डिके कर जाएंगे। हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये मतलब आधा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये टाइम जो है वो कितना बन रहा है, लेकिन लगभग हम बताएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला आइटम है इसकी आपकी लाइफ कितनी रही, ये केवल 1 सेकंड तक जिंदा रहा, ठीक है, कितने सेकंड लिव्ड, मतलब जिंदा रहा केवल 1 सेकंड तक, लिव्ड फॉर 1 सेकंड। ये कितने टाइम तक जिंदा रहा, ये 2 सेकंड तक जिंदा रहा, ठीक है, ये 2 सेकंड तक जिया। ये कितने सेकंड तक जिया, ये आपका 3 सेकंड तक जिया, ठीक। चौथा एटम आपका कितने सेकंड तक जिया, चौथा एटम आपका केवल 4 सेकंड तक जिया, ठीक है। तो आप पहले तो मतलब समझे एवरेज लाइफ का मतलब क्या है, हमें ये निकालना है, क्योंकि हो सकता है आपके आधे एटम बहुत कम टाइम के लिए जिए होंगे, आधे एटम बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए जिए होंगे, तो आपको ये निकालना है कि सारे एटम्स की एवरेज लाइफ क्या रही, ठीक है, सारे एटम्स की एवरेज लाइफ क्या रही होगी। तो पहले तो आप फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक, जैसे आपसे कहा जाए अब इसका फॉर्मूला निकालो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हमें एवरेज निकालना है। तो पहला आइटम आपका 1 सेकंड तक दिया, ठीक है, तो पहले सेकंड की लाइफ हो गई 1 सेकंड। दूसरा आइटम आपका कितने सेकंड तक दिया, 2 सेकंड तक दिया, ठीक है। तीसरा आइटम, यहाँ पे 1 लिखेंगे, सॉरी, तीसरा आइटम आपका 3 सेकंड तक दिया, चौथा आइटम आपका कितने सेकंड तक दिया, 4 सेकंड तक दिया, और अपॉन में क्या कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब हम फिर से अगर एक बार समझाएं एवरेज लाइफ कैसे निकालेंगे, जैसे आपने कहा आपके N1 एटम T1 सेकंड तक दिए, तो इनकी टोटल लाइफ क्या हो गई, N1 T1 हो जाएगी। आपके N2 एटम T2 सेकंड तक दिए, इनकी टोटल लाइफ क्या हो जाएगी, N2 T2। टोटल मतलब T1 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 आप कितनी बार जोड़ना पड़ेगा आपको, N1 टाइम्स, तब आपको टोटल लाइफ मिल जाएगी कितने एटम की, N1 एटम्स की। इसी तरह से T2 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 को आप कितने बार जोड़ेंगे, N2 टाइम्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज लाइफ ऑफ N2 एटम। N3 कितने टाइम तक जिए, T3 तक टाइम तक जिए, ठीक है, तो टोटल लाइफ आपकी N3 की हो जाएगी T3। अब आपको एवरेज लाइफ निकालनी, तो आप क्या कहोगे, N1 T1 प्लस N2 T2 सारे एटम की टोटल लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। तो आप समेशन फॉर्म में क्या लोगे, समेशन ऑफ Ni Ti अपॉन में समेशन ऑफ Ni, ठीक। इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन में आप लिखोगे इंटीग्रल टी डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन। मतलब क्या, कैसे ये आया, हम कहेंगे सपोज करो आपके टी सेकंड में एन एटम डिके कर गए हैं, और आपके डी टी टाइम में कितने एटम डिके हुए, डी एन एटम डिके हुए। समझे आप बात को, यहाँ डी एन एटम डिके हो गए कितने टाइम में, डी टी सेकंड में। कितना टाइम डिले हो चुका था, टी सेकंड कट चुके थे, टी सेकंड खत्म हो चुके थे, मतलब ये डी एन एटम कितने सेकंड के लिए जीवित रहे, लिव्ड फॉर टी सेकंड। ये आपके डीएन एटम्स टी सेकंड तक जीवित रहे, क्योंकि ये टी सेकंड के बाद इस टाइम में खत्म हो गए, डिके कर गए, तो इनकी आप लाइफ, टोटल लाइफ क्या रहेगी डीएन एटम्स की, टोटल लाइफ ऑफ डीएन एटम्स, डीएन एटम्स क्या लिखोगे आप, टीडीएन लिखोगे ना। क्या लिख रहे थे हम, N1 T1 प्लस N2 T2, तो ये डीएन एटम टी सेकंड तक जीवित रहे, तो आप क्या लिखोगे, टीडीएन। अब इसी को क्या कर देंगे, टोटल लाइफ निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कैसे एवरेज लाइफ निकालेंगे, पहले तो आप देखो,
हम नहीं चाहते हैं कि आप एवरेज लाइफ के लिए रट्टा मारे फॉर्मूले का, ठीक है। नॉर्मली लोग फॉर्मूला रट ही लेते हैं कि एवरेज लाइफ का आपका फॉर्मूला ये होगा। तो हमने केवल क्या कहा, आप पहले तो बात समझो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ का मतलब है क्या, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम का वी कैन सी दैट Dn नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैज लिव्ड a life of t second, that means total lifespan of Dn nuclei is Dn into t second। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, एवरेज लाइफ का टी एवरेज, इसे कहा जाता है टाउ। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टी डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो कहाँ से कहाँ तक, एन नॉट से लेके 0 तक, ठीक है। हालांकि ये तो सीधे सीधे क्या जाएगा, ये 0 से लेके एन नॉट तक कर लो, ठीक है। टोटल कितना डिके कराना है, टोटल हमें एन नॉट डिके कराना है, 0 to एन नॉट, ठीक। तो ये तो अपॉन में वैसे भी क्या जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके एन नॉट थे। अब हम बात करें किसकी, लिमिट की। तो लिमिट आप कहाँ से कहाँ डालोगे, अब डीएन आप इंटीग्रेशन आप इसका अभी तो कर नहीं सकते, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एन रखना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे निकालोगे एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फॉर्मूला क्या था आपका, n is equal to n naught e to the power minus lambda t, n is equal to n naught e to the power minus lambda t, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें हम, हमें dn निकालना है तो इसे डिफरेंशिएट कर लो, dn by dt क्या जाएगा, n naught minus lambda t e to the power minus lambda t, सॉरी n naught minus lambda e to the power minus lambda t, ठीक। तो यहाँ से dn कितना आ गया आपका, dn आ गया माइनस लैम्डा एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। इसको उठा के यहाँ डाल दो, इस वाले में क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल t dn, dn की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना निकाला हमने, माइनस लैम्डा एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt अपॉन में एन नॉट। तो एन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा निकल के, कट जाएगा, बचा क्या फायदा, फाइनली आपका माइनस लैम्डा इंटीग्रल माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, फाइनल एटम जो है आपका इंफिनिटी टाइम तक जाके बचा रहेगा, जीवित रहेगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन आ गया, फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस लैम्डा 0 टू इंफिनिटी टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फॉर्मूला है पता किसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, चलो बोर्ड वाले तो पहले ध्यान रखें, उनको क्या करना है, उनको करना ये है कि अब यहाँ तक करने के बाद आप सीधे सीधे यहाँ से लिख देंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 बाय लैम्डा। आप इंटीग्रेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है जरा भी कंफ्यूजन हो कि हमसे गलत हो सकता है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 1 बाय लैम्डा। मतलब आपका जो एवरेज लाइफ है ना, टाउ टी एवरेज, वो 1 बाय लैम्डा होता है, ठीक। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसमें आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला याद है किसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करते हैं, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक टी है, एक ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले फंक्शन को हम वैसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का डी टी, ठीक है। माइनस फिर क्या किया जाता है, माइनस में पहले फंक्शन का किया जाता है डिफरेंशिएशन, तो वो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, फिर पूरे का फिर इंटीग्रेशन, लिमिट यहाँ लगाई जाती है फाइनली। तो अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे, माइनस लैम्डा टी तो बाहर आ गया, टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। लिमिट डाल देंगे कहाँ से कहाँ, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। दोनों में डलेगी लिमिट, पूरे में, इसमें पूरे में डलेगी। इधर क्या जाएगा आपका, ये 1 बन गया, 0 टू इंफिनिटी, ये आपका कितना आ गया था, माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा,
इंटू में डी टी। जब इसमें लिमिट डालोगे ना तो टी की पहले अपर लिमिट डलेगी, तो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपका बनेगा जाके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, और जब आप जीरो लिमिट डालोगे तब भी जीरो आ जाएगा। चलो हम एक बार थोड़ा सा करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माइनस लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन, इसमें पहले लिमिट डालनी है हमें, तो पहला वाला टर्म बन गया आपका ई टू दी पावर लैम्डा टी अपॉन लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, अभी लिमिट पुट करनी है हमें। यहाँ क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो हो गया 1/λ²। अब यहाँ पर बच गया आपका 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं। अब सबसे पहले आप लिमिट डालोगे इन्फिनिटी इसमें, और फिर जीरो डालोगे, तो जीरो डालोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और टी टू दी पावर टी अपॉन ई टू दी पावर लैम्डा टी, कैसा फॉर्म बन गया ये फॉर्म बन गया आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। कैसे निकालते हैं इसकी लिमिट, इसमें आप लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का, तो वो वन बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा ई टू दी पावर लैम्डा टी। अब जब आप इसमें इन्फिनिटी डालोगे ना टी की जगह, तो ये जीरो आ जाएगा, टेंस टू जीरो, तो सीधे सीधे ये खत्म हो गया, मतलब ये आपका फाइनली पूरा जीरो बन गया। हम बस आते हैं इस पे, यहाँ बन गया आपका 1/λ², ठीक है, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, सॉरी माइनस लैम्डा² नहीं, केवल लैम्डा। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, माइनस 1/λ², ये लैम्डा इंटू लैम्डा, एक माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1/λ²। अब सबसे पहले आप डालोगे अपर लिमिट, ये हो गया ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ आ गया माइनस ई टू दी पावर 0 माइनस 0, ये बन जाएगा आपका 1, तो एक लैम्डा बाहर था कट जाएगा, ठीक है, 1/λ आ जाएगा। माइनस साइन एक देख लेना, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो। चलो ठीक है, एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, 1/λ आएगा, ठीक है, उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करें। साइन आप एक बार देख लेना, नेगेटिव साइन हो सकता है कहीं इधर उधर हो गया हो थोड़ा सा, ठीक है। तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज लाइफ आ जाएगी आपकी 1/λ, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ लाइफ आ जाएगा आपका कितना, लैम्डा, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में एक माइनस नहीं लिया जाता, ठीक है, जब टाउ एवरेज निकालोगे ना तो माइनस वो बाहर जो हमने माइनस लगा रखा था ना वो आएगा नहीं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, हमें डिके वगैरह नहीं देखना है, ठीक। चलो वो तो ध्यान रखना, ठीक है। माइनस हटा के इंटीग्रेट करेंगे, इसमें माइनस n/n0 होगा ना तो वो कट जाएगा, इंटीग्रेशन करते समय थोड़ा ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आपका आ गया कितना, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ, और आपका हाफ लाइफ क्या आया था, ln 2/λ। तो अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln 2 टाइम्स टी एवरेज, एवरेज लाइफ, ठीक है, या 0.693 टाइम्स एवरेज लाइफ, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.69 टाइम्स, सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स एवरेज लाइफ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी किसकी, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि यही फॉर्मूले आपके एग्जाम में यूज होंगे, ठीक है। और एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक, एन हाफ लाइफ, ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखें क्योंकि स्कूल बोर्ड वगैरह के एग्जाम में भी आपके इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी की यूनिट्स, ठीक है, और एक्टिविटी क्या है। चलो अब इसमें एक टर्म और आता है जिसे कहा जाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब हो गया आपका रेट ऑफ डिके क्या है, ठीक है। मतलब कोई एटम, अगर कोई सैंपल अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम डिके कर रहा है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ एटम अगर डिके कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया, क्या कहेंगे हम, उसकी एक्टिविटी ज्यादा है,
मोर एक्टिविटी। ठीक, ज्यादा नंबर ऑफ एटम अगर डिके कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, लेस नंबर ऑफ एटम्स अगर डिके कर रहा है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा नंबर ऑफ एटम अगर डिके करेगा तो मोर एक्टिविटी होगी, लेस नंबर ऑफ एटम अगर डिके करेगा तो लेस एक्टिविटी होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम सीधे सीधे डिनोट करते हैं किससे, माइनस dN/dt से। ठीक है, माइनस केवल ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन मींस जो dN/dt है या डिके आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम जो है वो घट रहे हैं। एक्चुअली में जैसे हमने लिखा था ना dN/dt इज इक्वल टू क्या, लैम्डा n। तो देखो माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ेगा, ये नंबर है आपका पॉजिटिव और ये नंबर आपका नेगेटिव आएगा, इसीलिए माइनस लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं लगाओगे ना तो ये एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। आपको अगर ध्यान हो, मैथ्स वाले जानते होंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो कैसे शो करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है उसका क्या, जो dy/dx है वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy/dx नेगेटिव आएगा, करते हैं ना यही। तो dN/dt क्या है, dN/dt n वर्सेस t ग्राफ में एक तरह से उसका रेट ऑफ मेजर है। ठीक है, रेट ऑफ डिके, और फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन आपका घट रहा है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है dN/dt आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बाहर माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक, बाकी उसका कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर आपका नेगेटिव है, एक्टिविटी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आर मतलब हो गया एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके, आर इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ डिके। ठीक है, जिसे हम क्या कह देंगे, dN/dt माइनस dN/dt। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस dN/dt आपका लैम्डा n हो जाता है, n की वैल्यू आप पुट करोगे, n क्या आ गया आपका n0 e⁻ माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहाँ से r आ जाएगा आपका लैम्डा n0, यानी कि इसे कहा जाता है इनिशियल एक्टिविटी, r0 इज कॉल्ड इनिशियल एक्टिविटी, r इज इक्वल टू r0 e⁻ माइनस लैम्डा t। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, r इज इक्वल टू r0 e⁻ माइनस लैम्डा t, ये आपका इसके लिए हो गया, एक्टिविटी रेट हो गया। ग्राफ इसका भी वैसे ही आएगा। ठीक है, एक्टिविटी का भी आपका ग्राफ उसी तरह से आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है लैम्डा n0 जो है वो आपकी इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, और r इज इक्वल टू लैम्डा n हो जाएगी एक्टिविटी एट एनी जनरल टाइम t, एट एनी जनरल टाइम t। बात समझ में आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया r0 e⁻ माइनस लैम्डा t। तो एक्टिविटी आप लिख क्या रहे थे, एक्टिविटी आप लिख रहे थे dN/dt। dN/dt का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम डिके पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये आपकी एक्टिविटी की यूनिट हो गई, नंबर ऑफ एटम्स डिके पर सेकेंड और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो जो आपकी एक्टिविटी की यूनिट आती है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यही आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यूनिट इसे कहा जाता है बैक्यूरेल, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और हम कह देते हैं क्या, बैक्यूरेल, BQ। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो है वो बैक्यूरेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लेकिन हम कहेंगे मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है वो बैक्यूरेल नहीं यूज की जाती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट इज क्यूरी, सबसे ज्यादा आपकी जो यूनिट यूज की जाएगी वो क्यूरी हो जाएगी। क्यूरी वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिके ऑफ अ ग्राम ऑफ रेडियम, मतलब 1 ग्राम रेडियम के लिए यूज की गई थी। ठीक है,
देयर आर 3.7 into 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, किसके लिए? 1 ग्राम रेडियम के लिए। ठीक है, इसको क्या लिया गया था? इसको स्टैंडर्ड 1 क्यूरी एक्टिविटी लिया गया था। ठीक, क्योंकि जो रेडियम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक, मतलब भाई ना इसी के नाम पे लोग जो है, तुमने दिया होगा, लोग बोलते हैं ना रेडियम वॉच। क्या होता है रेडियम वॉच? जो आपकी घड़ी आती है, घड़ी की जो आपके डिजिट्स होते हैं, नीडल्स होती हैं, उनमें रात में ग्रीन कलर की ग्लोनेस आती रहती है। ठीक है, हरे कलर के लगे रहते हैं और उनमें कुछ ग्रीन कलर की ग्लोनेस आती रहती है। ठीक है, नाइट टाइम पे। तो रात में आपको आराम क्या हो जाता है? उससे आपका आराम ये हो जाता है कि हमें रात में क्या होता रहता है, रात में वो सुइयां या समय दिखाई देता रहता है। ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है भैया वो रेडियम नहीं होता है। ठीक है, उसे आप भले ही रेडियम कहें, हाँ ये है कि उसमें एक तरह से क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन हो रहे होते हैं, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दिन में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमने बताया भी था, और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। वो जो सैंपल है ना वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो डी एक्साइट होने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट में आते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो वेवलेंथ आती है ना वो विजिबल रेंज में होती है, इसीलिए वो सैंपल यूज किया जाता है, उसे रेडियम नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो 1 क्यूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो 1 मिली क्यूरी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1 माइक्रो क्यूरी, 1 मिली क्यूरी, ये सब आपको ध्यान रखना है। एनदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्या हो जाएगी? हो जाएगी रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड क्या होता है? रदरफोर्ड को लिखा जाता है आरडी, और ये बराबर होता है 10 टू द पावर 6 इसके डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, रदरफोर्ड याद रखना है आपको, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगली यूनिट आती है आपकी क्या? अगली यूनिट आती है आपकी बैक्यूरेल। अ वेरी शॉर्ट लिव्ड सब्सटेंस गिव राइज टू लार्ज एक्टिविटी इवन इट इज प्रेजेंट इन minute quantities. The SI unit of radioactivity recently proposed is becquerel, which is defined as activity done to 1 disintegration per second. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, पहले क्यूरी SI यूनिट थी, लेकिन अब आप कौन सी SI यूनिट यूज करेंगे? 1 becquerel, ये आपकी SI यूनिट हो जाएगी। 1 becquerel मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, और आपकी 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 क्यूरी आ जाएगा आपका 3.7 इंटू 10 टू द पावर कितना? 10 बैक्यूरेल। इसमें लिखा है 137 गीगा बैक्यूरेल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, गीगा बैक्यूरेल। ठीक है, रदरफोर्ड याद रखना है, 1 रदरफोर्ड इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 6 बैक्यूरेल। ठीक, तो ये आपकी यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी हो गई। अभी हम आपका जो सीरीज और पैरेलल डिके है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। मतलब एक जो एटम है ए बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है। ठीक है, इस वाले का आपका डिके कांस्टेंट है λ1, इस वाले का डिके कांस्टेंट है λ2। ठीक, इसे कहा जाता है पैरेलल डिके। ठीक है, इसे कहते हैं पैरेलल डिके। और ए से बी गया और बी से सी गया, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं सीरीज डिके। ठीक है, नॉर्मली ये जो दोनों चीजें आपकी केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिकल रिएक्शन में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको लिखना है, तो अब इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप जब लिखोगे तो आपका जो डी ए बाई डी टी हो जाएगा वो 2 के रेट में आएगा, माइनस λ1b और माइनस λ2b, या माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू λ1b प्लस λ2c। ठीक है, और यहाँ जब आप लिखोगे ना डी ए बाई डी टी, तो आप क्या कहोगे? वो बी में जा रहा है और सी में जा रहा है, तो डीसी बाई डी टी का फॉर्मेशन आप लिखोगे, या डीबी बाई डी टी का फॉर्मेशन लिखोगे, या डी ए बाई डी टी का फॉर्मेशन लिखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ उसी तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे डी ए बाई डी टी आप लिखोगे तो क्या होगा? पहले तो किसमें गया? वो बी रेट से बी में गया, और फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? सी में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो
तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर देंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो वाला ज्यादा डिफिकल्ट आता है, 3-4 वाला तो फिर और ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो हमें डिस्कस करना ही नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे उसमें। चलो, बाकी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये आपका डिके दिया हुआ है कोबाल्ट का, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये जो डिके दिखा हुआ है, ये कोबाल्ट का डिके लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले क्या होगा, कोबाल्ट एक बीटा डिके करेगा, निकल में चला जाएगा, फिर एक्साइटेड निकल पहला रेडिएशन करेगा 1.17 MeV का, दूसरा रेडिएशन करेगा 1.33 MeV का, और यही आपका किसमें यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो गामा रेडिएशन यहाँ से आएगा, यही आपके कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई पूरी कहानी। तो आपका रेडियो एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो गया।